ये देखो, भाभी ने मेरा नया शीशा तोड़ दिया। अरे सच में कहाँ से ये पनौती उठकर घर में आ गई। जब देखो नुकसान पर नुकसान होते जा रहे हैं इस पनौती की वजह से। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो शीशा हाथ तक नहीं लगाया। अरे माँ, मैं जब आईना देख रही थी तब भाभी पीछे झाड़ू लगाते हुए आ गई और मेरे हाथ से वो गिरकर टूट गया। अब बता, तू अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया कि मंजू आईना लेकर खड़ी है? तुझे झाड़ू लगाना जरूरी था। सच तो ये है कि तू है ही पनौती। जहाँ भी तेरी नजर जाती है वो चीज बर्बाद ही समझो। जैसे तेरे आते इस घर में पैसे आना कम हो गया, वरना इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उमा की सास संतोष उस पर बहुत जुल्म करती थी। संतोष का मानना था कि उसकी बहू पनौती है और सारे नुकसानों की वजह वही है, क्योंकि उमा के आते ही उसके ससुर का अचानक हार्ट अटैक से देहांत हो गया। पैसों की तंगी के कारण ननद की सगाई टूट गई और शादी के 4 साल बाद भी उमा मां नहीं बनी तो सब उसे और ताने देने लगे। अब तो हर छोटे से छोटे नुकसान की वजह उमा को ही माना जाने लगा। क्या हुआ संतोष, तू इतने गुस्से में क्यों है? ला मंजू, एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिला। रुक, मैं उमा को भेजती हूँ, कुएं से भर लाएगी वो। उमा, उमा, जा जाकर कुएं से ठंडा पानी भर कर ला, और हाँ जल्दी आना, मौसी जी को तेज प्यास लगी है। उमा सुबह से घर का काम कर रही थी। बेचारी उसी थकी हालत में भरी दोपहरी में कुएं से पानी भरने गई। अरे गुस्सा हूँ इस पनौती पर, बहुत नुकसान होता है इसकी वजह से। तुम्हारी जीजा जी अच्छे खासे थे, इसके कदम पड़ते ही भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद से नुकसान पर नुकसान हो रहे, और देखो तो 4 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं हुआ इसके अभी तक। इसकी वजह से बहुत दिमाग खराब रहता है। छोड़ ना, क्यों अपना जी जलाती है? वैसे बहू को गए बहुत देर हो गई। मंजू तू मुझे गर्म पानी पिला दे। अरे नहीं नहीं दीदी, आ रही होगी उमा, रुको तो। लो आ गई। अरे कहाँ रह गई थी? जरूर किसी का कोई नुकसान कर दिया होगा, पनौती कहीं की। बाजी कुएं पर भीड़ लगी थी, इसीलिए समय लग गया, मैं अभी गिलास में डालकर लाती हूँ। उमा ने मौसी को पानी दिया, तभी पति उमेश काम से लौट आया। उसके पैर से खून बह रहा था। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, कितना खून बह रहा है। क्या हुआ उमेश बेटा, ये चोट कैसे लगी? अरे वो चौधरी साहब आज दुकान पर नहीं थे, राजू साफ करके वापस रख रहा था, बट्टा पैर पर गिर गया। ये हल्दी का लेप पैर पर लगा लीजिए, इससे खून रुक जाएगा। संतोष जोर से उमा को दूर धक्का देती है। दूर हट पनौती, तू सचमुच पनौती है। तेरी वजह से मेरे परिवार पर मुसीबतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत दर्द हो रहा है माँ। चल बेटा, मैं और संतोष तुझे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चल संतोष, मंजू जा रिक्शा बुला ला। उमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत फूट फूट कर रोती है। अगले कुछ दिनों तक उमेश काम पर नहीं जा पाता, जिस वजह से उसकी इस महीने की तनख्वाह कम मिली। अचानक मंजू के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आ जाता है। देख संतोष, लड़के वालों को कुछ नहीं चाहिए, मैंने उन्हें सब बता दिया। बस वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से बारात में 500 लोग आ जाएंगे। उनके खाने पीने की तैयारी बढ़िया कर दो। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं उमेश से बात करती हूँ। जो थोड़ा बहुत सोना रखा है उसमें से कुछ बेच देंगे ताकि शादी के दूसरे खर्चे हो जाए, और बाकी मंजू को चढ़ा देंगे सोना। माँ, भाभी को जो तुमने शादी के समय चढ़ाया था वो भी तो उनके पास रखा है। हाँ संतोष, अब जरूरत है तो तू वो सोना भी बहू से वापस मांग ले। तुम्हारा ही तो चढ़ाया हुआ है, अपने घर से तो ये कुछ लाई नहीं थी। मुझे जहाँ तक पता है इसके पिताजी ने 4 लाख दिए थे जो शादी के खर्चों में लग गए थे। हाँ हाँ, और क्या, हमने तो बनवा कर दिया था, जो चेन बालियां अंगूठी चूड़ी पहने रहती है, सब उतरवा लूंगी आज ही। उसी शाम संतोष ने उमा से सारे जेवर वापस मांग लिए। उमा कुछ नहीं बोली। उसने जो भी जेवर पहना हुआ था सारा उतार कर संतोष को दे दिया। मंजू की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। देख उमा, तू शादी के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि तू एक बहुत बड़ी पनौती है। मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मंजू की शादी में कोई काम बिगड़े। उमा को शादी के सभी कामों में हाथ बटाने के लिए साफ मना किया जा चुका था। उमा इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे माँ जी ने मंजू की शादी की सारी रस्मों में हाथ लगाने के लिए मना कर दिया, पर मंजू मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरा बहुत मन था कि मैं मंजू की शादी में पूरा सहयोग दूं, उसकी शादी की सारी रस्मों में मैं भी भाग लूं। आप बोलो ना माँ जी को वो मुझे मंजू की शादी में काम करने दें। उन्होंने बोला है कि मैं घर पर रहूंगी, शादी में भी नहीं जाऊंगी। माँ ने कुछ सोचकर ही मना किया होगा उमा। तुम्हारे आने के बाद घर में कोई खुशी आई ही कहाँ है? जब से आई हो तब से घर में दुख ही दुख है। अभी खुशी इतने सालों बाद आ रही है तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वो खराब हो। इसीलिए तुम इस शादी से दूर रहो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हम सबके लिए भी अच्छा है। मुझे बहुत सारे काम है, मैं अब तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकता।
उसी रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, दो चोर घर में घुसे और सारा सोना और रुपया जो शादी के लिए अलमारी में रखा था चोरी करके ले गए। सुबह जब संतोष की आंख खुली तो उसने हाय लगा दी। अब क्या होगा, कैसे होगी मंजू की शादी? पहले भी एक बार पैसों की तंगी की वजह से मंजू की सगाई टूट चुकी है। कहाँ से आएंगे 500 लोगों के लिए खाना बनवाने के पैसे? दीदी अब तुम ही बताओ, अब हम क्या करें? देख संतोष, मेरा काम था लड़का बताना। अब मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं जो मैं कोई मदद कर सकूं। 1000-2000 की तो बात अलग होती है, पर यहाँ तो लाखों रुपए देने हैं। मुझे तो माफ कर। हाँ, शादी 2 दिन बाद ही है, तुझे जल्दी कोई इंतजाम करना होगा। इतनी जल्दी इंतजाम कैसे होगा? सेठ जी बोल रहे हैं कोई कर्जा नहीं देंगे। सब परेशान हो गए। कोई भी रिश्तेदार मदद के लिए आगे नहीं आया। मंजू का रो रो कर बुरा हाल था। मंजू अपनी जान देने के लिए जाने लगी, तभी उमेश ने उसे देख लिया और घर लाया। तुम्हें पता भी है माँ कुएं में कूदकर अपनी जान दे रही थी, मैंने देख लिया। मंजू, तू ये क्या करने जा रही थी? तुझे पता भी है तेरे जाने के बाद मेरा क्या हाल होता। तू क्या करने जा रही थी ये? तो मैं क्या करूँ माँ? पहले भी मेरी शादी टूट चुकी है और मुझे तो लग रहा है शादी के लिए पैसे नहीं मिले तो इस बार भी मेरी शादी टूट जाएगी। फिर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा माँ। जान देने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मंजू संतोष की गोदी में सिर रखकर बहुत रोई। उमा सब कुछ देख रही थी। उसी समय उमा तैयार हुई और अपने मायके पहुंची। माँ, नाना जी ने मेरे नाम जो जमीन की थी, मुझे उसे बेचना है। पर उमा, वो जमीन का टुकड़ा तेरे वक्त जरूर में काम आने के लिए है। माँ, वक्त जरूर अभी ज्यादा है। मंजू की शादी के लिए कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा। मुझे ये जमीन बेचनी होगी। बाबूजी, आप किसी से सौदा करके जमीन बेच दो ताकि मंजू की शादी हो जाए। कितना बुरा करते आ रहे हैं वो आज तक तेरे साथ, फिर भी तू उनके लिए कितना सोच रही है। उमा के नाना जी ने मरते समय अपनी जमीन उमा के नाम कर दी थी, क्योंकि उमा की माँ के सिवा उनकी कोई औलाद नहीं थी। जमीन का टुकड़ा बड़ा था, इसी वजह से सौदा 6 लाख में पक्का हो गया। उमा के चेहरे पर खुशी आ गई। उमा फौरन घर पहुंची और सारे पैसे अपनी सास के हाथों में थमा दिए। एक पल के लिए तो सब चौंक गए कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से। फिर जब सबको सच्चाई पता चली तो सबके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। माँ जी, मंजू मेरी छोटी बहन है। मैं चाहती हूँ मंजू की शादी धूमधाम से हो और मंजू हमेशा खुश रहे। सबके चेहरे पर खुशी आ गई। सच तो ये था कि जिस बहू को सबने पनौती समझा, वही बहू इस घर का सबसे बड़ा सौभाग्य निकली। जल्दी कर सोना, वो लोग आते ही होंगे। हाँ माँ, हो ही गया बस। भगवान से दुआ कर कि उन्हें तू पसंद आ जाए। पता है लड़का पुलिस में है, जीवन भर रानी बनकर रहेगी तू। पसंद कैसे नहीं आऊंगी, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। अरे जब माँ बाप का एक ही लड़का हो और वो भी सरकारी नौकरी में, तो उसके लिए ना तेरी जैसी 36 सुंदर लड़कियों के रिश्ते लाइन में लगे रहते हैं, समझी? सोना और उसकी माँ लड़के वालों की आवभगत की तैयारी कर रहे थे, तभी सुनील और उसकी माँ बाहर अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। तो ये घर है आपका? हाँ जी, यही घर है हमारा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा जी? दिक्कत? अरे गलियां इतनी पतली हैं कि गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी हमारी। हाँ, वो गलियों की दिक्कत तो है बेटा जी। अच्छा आप लोग अंदर चलिए ना। हाँ जल्दी चलो, अभी 2-3 जगह और भी तो जाना है। जी ये है मेरी बेटी सोना। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या कर रही हो आजकल वैसे? जी कॉलेज खत्म हो गया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ अच्छा है। देखिए बहन जी, मेरे और मेरे बेटे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको तो पता ही होगा, मेरा बेटा पुलिस में हेड कांस्टेबल है। तनख्वाह पूरे 40,000 रुपए है, लेकिन असली पैसा तो ऊपर से आता है। महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से बन जाते हैं। ऊपर से बहन भी इसकी एक ही है, उसकी भी 2-3 साल में शादी कर देंगे। फिर तो आपकी बेटी का ही राज होगा हमारे घर पर। बाकी मेन रोड पर 3-4 दुकानें हैं, 2 मकान हैं और गांव में भी खूब सारी खेती है। आहा, भाग ही खुल जाएंगे मेरी सोना के तो बहन जी। वही तो कह रही हूँ। तो अब आप भी बता ही दीजिए, आप क्या देंगे दहेज में? जी मेरी हालत तो आप देख ही रही हैं बहन जी, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगी, पर फिर भी आप बताइए कि क्या मांग है आपकी? बात साफ है, एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं मेरे सुनील के लिए, और जब से पुलिस में लगा है तब से तो हम थक गए हैं मना करते करते। अरे लोग तो 50-50 लाख की शादी करने को तैयार हैं, पर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो आप बस 30 लाख में ही कर देना सब मिलाकर। 30 लाख पर ये तो बहुत ही ज्यादा है बहन जी।
देखिए, आपकी बेटी दिखने में थोड़ी ठीक है और आपकी गरीबी देखकर ही मैंने आपसे अपनी मांग कम कर दी, लेकिन इससे नीचे नहीं हो पाएगा बहन जी, साफ साफ कह देती हूँ। हाँ हाँ, और क्या आंटी जी, इससे बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा? अरे पर बेटा जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो खेत मकान बेचिए, आप यही चाहती है ना? आप चाहती है ना कि आपकी बेटी राज करे? सब कुछ बेचकर भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगी, दया कीजिए बहन जी। ऐसा है बहन जी, आप न रहने दीजिए, फिर अपनी बेटी के लिए ढूंढ लेना कोई किसान या कोई मजदूर, फालतू में टाइम खोटी किया हमारा। चल सुनील। सुनील और सुषमा अचानक से उठे और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल लिए। ये पहली बार नहीं था जब माँ बेटों ने किसी माँ और उसकी बेटी के अरमानों पर लात मारी हो। सुषमा और सुनील हर परिवार से ऐसे ही मोटे दहेज की मांग करते। उनकी कोशिश थी कि लड़की भी सुंदर मिल जाए और दहेज भी अच्छा खासा मिले। फिर उसी शाम क्या हुआ माँ, भैया को कोई लड़की पसंद आई? अरे क्या बताऊं निक्कू, 2-3 घरों में गए थे, एक लड़की पसंद आई भी थी। अरे क्या नाम था उसका सुनील? सोना नाम था शायद। हाँ हाँ वही, पर उसकी माँ तो एक नंबर की फटीचर निकली। मुझे तो उसका घर देखकर ही अंदाजा हो गया था कि उसके पास देने के लिए ढेला भी नहीं होगा, और हुआ भी वही। माँ, आप ये दहेज का लालच छोड़ क्यों नहीं देती हो? और भैया आप माँ को समझाने की बजाय इनका साथ दे रहे हैं। दहेज लेना तो जुर्म है और आप पुलिस वाले होकर ऐसी बातें करते हो। ओए तो चुप कर और जाके अपना काम कर, बढ़िया ही हमें समझाने। जा